हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, कहते हैं कि खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तो देखिए, कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और आप पढ़ते रहिए। एक न एक दिन आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। ठीक है, इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पड़ेगा, रात को भी आपको लेट तक पढ़ने पड़ेगा। ठंड है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। तो देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे बायोलॉजी के अंदर। हमने न्यूक्लिक अम्ल के अंदर, हमने न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षार की हमने चर्चा कर ली थी। उस पर हमने पूरा विस्तार से पढ़ लिया था। और फिर हम आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए तथा आरएनए होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत ही देखा था, और आज हम उसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, डीएनए के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए क्या होता है। देखिए, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा। अब आप बोलोगे ये तो पहले भी नाम आ चुका है। हाँ, आ चुका है, क्योंकि इन्होंने किसकी खोज की थी? न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। और न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं हम जानते हैं, 2 प्रकार के, एक डीएनए और एक आरएनए। ठीक है, तो देखिए, फ्रेडरिक मिक्सचर ने क्या की? डीएनए की खोज की। इन्होंने डीएनए नाम नहीं दिया इसको क्या नाम दिया? इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद एक्सरे विवर्तन। ये 1852 के अंदर विल्किंसन और फ्रैंकलिन नामक 2 वैज्ञानिक जिन्होंने एक्सरे विवर्तन किया। अब ये पूछोगे एक्सरे विवर्तन क्या होता है? तो देखिए, हम जाते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि एक्सरे किरण डाली जाती है। हमको जिस भाग की जानकारी लेनी होती है उस पर एक्सरे किरण डाली जाती है, और उसके पीछे किरण डालने के उस भाग या शरीर के पार्ट्स के दूसरी साइड क्या होता है, एक एक्सरे डालकर उसके पीछे पर्दा होता है, उस पर वो तस्वीर बन जाती है, और फिर हम उसका पता लगाते हैं कि क्या कमी है क्या नहीं। वैसे ही एक्सरे विवर्तन है कि डीएनए के खंडों के ऊपर क्या डाला गया है? एक्सरे यानी एक्स किरणें डाली गई है, और फिर उसके पर्दे के पीछे उसकी जो तस्वीर बनती है उससे पूरी जानकारी इन्होंने ली थी। किसने? तथा फ्रैंकलिन ने। ठीक है, फिर 2 वैज्ञानिक आए, वाटसन तथा क्रिक। इन्होंने क्या है, इनके द्वारा दिए हुए आंकड़े या जो इन्होंने एक्सरे विवर्तन दिया था उसी के आधार पर, ठीक है, उसी के आधार पर, एक्सरे विवर्तन के आधार पर वाटसन तथा क्रिक ने क्या कर दिया? द्विकुंडलित मॉडल दे दिया। क्या किया? द्विकुंडलन मॉडल रूप दे दिया। यदि ये विल्किंसन तथा फ्रैंकलिन भी आगे ये द्विकुंडलन मॉडल दे सकते थे, क्योंकि इन्होंने एक्सरे विवर्तन कर डाला था और थोड़ी बहुत उसकी डीएनए की जानकारी दी थी, लेकिन पूरी जानकारी इसी एक्सरे विवर्तन के आधार पर वाटसन और क्रिक ने दे डाला। और उसको फिर क्या है, 1962 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला। वाटसन तथा क्रिक को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो देखिए, वही द्विकुंडलित मॉडल है वो हम पढ़ने वाले हैं। क्या है? इंपॉर्टेंट है ये द्विकुंडलन मॉडल जो है, इसके एक एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि द्विकुंडलित मॉडल या द्विकुंडलन रूप किसके द्वारा दिया गया? तो वाटसन तथा क्रिक के द्वारा क्या दिया गया? द्विकुंडलन प्रतिरूप दिया गया। ठीक है, और नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए। डीएनए का कुंडलन मॉडल दिया, द्विकुंडलन मॉडल, उसके आधार पे उनको क्या है? नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने सबसे पहले तो क्या है, इस तरह से संरचना बताई, डीएनए की संरचना। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है वो इस तरह से डायग्राम बनाते हैं डीएनए का, इस तरह से, जबकि ये गलत है। वो हम देखने वाले हैं ये क्यों गलत है। हम बचपन से ही यही डायग्राम बनाते आ रहे हैं और यही हम बनाते हैं, जबकि ये डायग्राम गलत है। क्या होगा सही? ये डायग्राम सही होगा। तो ये क्यों है, एक एक बिंदु पढ़ने वाले हैं, तभी हमको क्या है आगे जाकर पूरा समझ में आएगा। तो देखिए, द्विकुंडलन मॉडल के रूप में क्या है, सबसे मुख्य बात, इसकी मुख्य पॉइंट क्या था? मुख्य पॉइंट देखिए, मुख्य पॉइंट में सबसे पहले नाइट्रोजनिक क्षार का युग्मन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजनिक क्षार का युग्मन होता है, यानी कि
एडेनिन है वो थाइमिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ जुड़ता है। देखिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, फास्फेट, शर्करा तथा नाइट्रोजनी बेस, ये मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फास्फेट, शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षार, ये हमने पढ़ लिया था। और ये इसके बीच क्या है, नाइट्रोजनिक क्षार के बीच में एक और नाइट्रोजनिक क्षार जुड़कर इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जुड़कर क्या बनाएगा, दो रज्जु बनाकर क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। इसी तरह से यहां भी जुड़ जाएगा NSP, ये क्या बना रहा है, इसी तरह से यहाँ नीचे चलता जाएगा और यहाँ भी नीचे चलता जाएगा। तो ये क्या बना रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक रज्जु बना रही है, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड जुड़कर क्या बना रही है, दूसरी रज्जु बना रही है। तो ये संरचना हमने पिछले लेक्चर में देख ली है, किसकी है, ये आपके डीएनए की है। जब एक रज्जु होगी तो वो किसकी होगी, आरएनए की होगी। ठीक है, तो देखिए हम क्या देखने वाले कि यहाँ जो नाइट्रोजनिक क्षार है, यहाँ जो नाइट्रोजनिक क्षार जुड़े हैं, तो यहाँ हमने पढ़ा है नाइट्रोजनिक क्षार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन होता है और एक कौन सा होता है, पिरिमिडिन होता है। कौन, पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन होता है, जबकि पिरिमिडिन के अंदर क्या है, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन होता है। जबकि यहाँ आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है, जबकि थाइमिन डीएनए के अंदर पाया जाता है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर देख लिया था। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि ये जो आपस में बंध बनाते हैं, यहाँ जो नाइट्रोजनिक क्षार जुड़ता है और ये नाइट्रोजनिक क्षार जुड़ता है, किससे जुड़ता है, हमने पढ़ा था किससे जुड़ता है, हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। ठीक है, यहाँ कौन सा बंध होता है, यहाँ हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, और फास्फेट और शर्करा के मध्य कौन सा बंध होता है, फास्फोएस्टर बंध होता है। ठीक है, फास्फोरस और एक शर्करा के मध्य तो कौन सा बंध होगा, फास्फोएस्टर साथ जुड़ा होगा। तो फिर दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, हम इसको फास्फोडाइएस्टर बंध कहेंगे। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। ठीक है, और शर्करा तथा नाइट्रोजनिक क्षार के मध्य कौन सा बंध होगा, ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ यदि ए जुड़ा है तो इसके सामने टी जुड़ेगा और इसके बीच में द्विबंध होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ यदि सी जुड़ा है तो इसके सामने जी जुड़ेगा और इसके मध्य कितने बंध होंगे, इसके मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा, त्रिबंध होगा। ठीक है, यही बात यहाँ बताई है कि नाइट्रोजनिक क्षार युग्म पाया जाता है, यानी नाइट्रोजन क्षार जो है वो दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ जुड़ा रहता है। और वो किस तरह से होता है, तो देखिए ए टी के साथ, जैसे मैंने यहाँ बताया, जैसे ये जोड़ के बता देती हूँ फिर समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ नाइट्रोजनिक क्षार का क्या ले लिया, ए ले लिया डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ क्या जुड़ेगा, टी जुड़ेगा, फिर आगे शर्करा जुड़ जाएगी। यहाँ देखिए यहाँ सी होगा नाइट्रोजनिक क्षार के रूप में, तो इसके मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा और किसके साथ जुड़ जाएगा, जी के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से यहाँ आपके नाइट्रोजनिक क्षार जुड़ते हैं। एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है जो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, और साइटोसिन के साथ गुआनिन जुड़ता है जो ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध से जुड़ता है। आई होप आपको इतनी समझ में आया है। अब आगे चलते हैं हम, क्या ये नाइट्रोजनिक क्षार युग्मन समझ में आ गया ना, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि डीएनए रज्जु का आधार फास्फेट और शर्करा बनाती है, वो कैसे, देखिए यहाँ बता देती हूँ। फास्फेट, शर्करा, नाइट्रोजनिक क्षार, या आप इस तरह से लिख सकते हो ए डबल बॉन्ड टी, ठीक है। इस तरह से ये क्या बना दिया मैंने, ये एक डीएनए की संरचना बना दी। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, इधर ये भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड, और ये इधर क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ये भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड, और ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ डीएनए रज्जु का आधार कौन बनाती है, डीएनए रज्जु का आधार बनाती है फास्फेट तथा शर्करा। ये देखिए यहाँ ये जो है, ये बाहरी जो साइड में यहाँ शर्करा फास्फेट, शर्करा फास्फेट, शर्करा फास्फेट, ये
आधार बनाती है, ये रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। जैसे हमारे शरीर का आधार कौन बनाती है, हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी बैकबोन जो है वो बनाती है। उसी प्रकार से यदि हम बात करें एक डीएनए का आधार कौन बनाती है, तो डीएनए का आधार फास्फेट तथा शर्करा मिलकर क्या बनाती है, डीएनए का आधार बनाती है। अब पूछ लेते हैं कि अंतः भाग, डीएनए का अंतः भाग कौन बनाता है, तो अंतः भाग अंदर वाला पार्ट क्या है, कौन, नाइट्रोजनिक क्षार। अंदर वाला पार्ट कौन, नाइट्रोजनिक क्षार। ये आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसी तरह से आपको कथन सत्य तथा असत्य कथन के अंदर पूछ लेते हैं, या डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि एक डीएनए का आधार कौन, निम्न में से कौन डीएनए का आधार बनाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है डीएनए का आधार कौन बनाती है, शर्करा तथा फास्फेट बनाती है। कोमा लगा देती हूँ, शर्करा तथा फास्फेट बनाती है। अंतः भाग कौन बनाता है, अंतः भाग आपका नाइट्रोजनी क्षार बनाता है। ठीक है, फिर देखिए दोनों रज्जु एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है। अब ये वाला पॉइंट समझने वाला है और यही पॉइंट बताएगा वो डीएनए की संरचना जो हमने देखी थी कि कौन सी गलत है तथा कौन सी सही है। तो देखिए मैं यहाँ बनाकर बता देती हूँ। मैंने क्या कहा, ये एक रज्जु इस तरह से कुंडलन रूप में, इसीलिए ये कुंडलन रूप में है, इसीलिए तो वाटसन तथा क्रीक भैया ने क्या कहा था, कुंडलन, द्विकुंडलन मॉडल रूप। कुंडलन है एक रज्जु का कुंडलन और दूसरी रज्जु का कुंडलन क्या कहलाएगा, द्विकुंडलन। तो द्विकुंडलन मॉडल इसी आधार पे पड़ा कि ये एक रज्जु कैसी, जैसे PSN ये एक रज्जु इस तरह से आगे हो रहेगा। ये क्या है, ये एक रज्जु इस तरह से होती है, इस तरह से ये एक रज्जु, और दूसरी रज्जु जैसे ये चल रही है ना इस तरह से, यहाँ इसी तरह से चलती हुई, इसी तरह से दूसरी रज्जु भी इसके समानांतर चलेगी। प्रति समानांतर कैसे होगी वो भी मैं बताऊंगी, अभी आप समझिए कि ये कैसे चल रही है, ये समानांतर चल रही है, एक रज्जु है, दूसरी रज्जु भी इसके समानांतर इस तरह से चलेगी। ये होगी अपनी संरचना किसकी, डीएनए की। ठीक है, जैसे आप है ना आज अभी कीजिए, दो धागा लीजिए, इस तरह से दो धागा लीजिए, जैसे एक का कुंडलन मैं इस तरह से बना रही हूँ तो दूसरे का कुंडलन जैसे इस तरह से ये कुंडलन बनाया, इसी तरह से ये दूसरा कुंडलन बनाया। ठीक है, नहीं समझे क्या, जैसे ये एक धागा लिया, इसका कुंडलन मैंने इस तरह से किया तो दूसरा धागा भी इसी के समानांतर लूंगी, और वैसे ही जैसे ये कुंडलन किया है ना उसी प्रकार से इसका कुंडलन भी कराऊंगी। ठीक है, अब प्रति समानांतर कैसे हुआ वो देखिए, समझिए कि मैंने क्या कहा, इसका 5 डैश सिरा और यहाँ इसी का, जैसे ये वाला है ना, ये वाला ये यहाँ आएगा तो ये इसका 3 डैश सिरा, ये यहाँ से आया, यहाँ से आकर और यहाँ 3 डैश सिरा। ठीक है, यानी एक सिरा एक का 5 डैश। देखिए मैं दोबारा से बना देती हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा होगा। ये एक रज्जु मैंने लिया, ठीक है, इस एक रज्जु का एक सिरा 5 डैश होगा तो दूसरा सिरा क्या होगा, 3 डैश। ये बात हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इसका 5 डैश सिरा क्यों कहते हैं। देखिए हमने क्या जोड़ा था, H3PO4 यानी फास्फेट को इस तरह से हमने इसके साथ किसको जोड़ा था, शर्करा को जोड़ा था। जैसे शर्करा को मैं इस तरह से बना के बता देती हूँ कि इसका 5वां सिरा, ये कौन सा सिरा है, 5 डैश, यानी कौन सा 5वां सिरा इस हाइड्रोजन, इस OH के हाइड्रोजन के साथ जुड़कर क्या निकालेगा, जल निकालेगा, और क्या है यहाँ बंध बना लेगा, यहाँ बंध बना लेगा, कौन सा, फास्फो एस्टर बंध बना लेगा। तो कौन से सिरे से जुड़ रहा है, 5 डैश से, 5वें कार्बन से। कौन से कार्बन से जुड़ रहा है, 5वें कार्बन से, इसीलिए इसको 5 डैश कहते हैं। यानी कि फास्फेट के साथ शर्करा अपने 5वें कार्बन से जुड़ती है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, 5 डैश सिरा कहते हैं। इसी तरह से जुड़ता गया फास्फेट किसके साथ, शर्करा के साथ, फास्फेट शर्करा के साथ। अब मैंने क्या कहा था कि यहाँ जो फास्फेट होता है, यहाँ जो फास्फेट होता है वो अपने इस शर्करा के साथ कौन से कार्बन के साथ जुड़ता है वो भी मैंने बताया था। जैसे देखिए ये दूसरा फास्फेट ले लिया, ये एक फास्फेट है, ये एक फास्फेट और ये मैंने दूसरा फास्फेट लिया, ये शर्करा के साथ जुड़ेगा कौन से, 3 डैश, यानी तीसरे कार्बन से, शर्करा के तीसरे कार्बन से
एक शर्करा के 5वें कार्बन से एक फास्फेट जुड़ता है और उसी शर्करा के तीसरे कार्बन से दूसरा फास्फेट जुड़ता है। जैसे देखिए ये शर्करा है, ये शर्करा है, इसके साथ एक फास्फेट ये जुड़ रहा है और एक कौन सा ये जुड़ रहा है। तो यहाँ ये 5वें कार्बन से जुड़ रहा है, यहाँ ये तीसरे कार्बन से जुड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये इस तरह से ये कुंडलन आएगा, तो यहाँ ये जो सिरा आएगा ये कौन सा होगा, 3' सिरा। यानी यहाँ जो फास्फेट जुड़ी होगी वो शर्करा के कौन से कार्बन से जुड़ी होगी, तीसरे कार्बन से जुड़ी होगी। देखिए यहाँ बता देती हूँ, थोड़ा और समझा देती हूँ। ये देखो, ये एक मैंने एक रज्जू बना दी, ये मैंने क्या बनाई, एक रज्जू बनाई। देखिए यहाँ तो ये फास्फेट जो जुड़ रहा है यहाँ ऊपर किनारे पर, ये कौन से शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए इसका 5' हो गया। फिर ये तीसरे से, ये 5वें से, ये इसके यहाँ से 5वें से, यहाँ तीसरे से, यहाँ 5वें से, यहाँ तीसरे से। तो ये जो नीचे वाली फास्फेट आई, नीचे वाली फास्फेट, ये शर्करा के कौन से कार्बन से जुड़ रही है, 3' सिरे से। कौन से सिरे से, 3' सिरे से जुड़ रही है, इसीलिए ये 5' सिरा होगा। तो दूसरा कौन सा होगा, 3' सिरा होगा। अब देखिए प्रति समानांतर कैसे होती है डीएनए की संरचना। तो ये जो धागा है एक तो इस तरह से जुड़ गया और एक दूसरा होगा। अब यदि यहां जो जुड़ेगा, जैसे देखिए यहां उल्टा होगा, यहां फास्फेट शर्करा के साथ जुड़ी, ठीक है, कौन से कार्बन से जुड़ गई, 5' से। अब जो दूसरा यहाँ साइड में जुड़ेगा, जैसे यहाँ बता देती हूँ, यहाँ नाइट्रोजनी बेस और क्या होगी, शर्करा, और ऊपर क्या होगी, फास्फेट। ये जो फास्फेट जुड़ेगी, ये फास्फेट शर्करा के कौन से कार्बन से जुड़ी होगी, 3' कार्बन से जुड़ी होगी। यानी एक धागे का, जैसे मैं कह दूं मुंह ये है और इस धागे की पूंछ ये है, ये ऊपर 5 कार्बन से जुड़ी हुई है, ये 3' कार्बन से जुड़ी हुई है। अब एक धागा तो मैंने ऐसे ले लिया, इसी धागे को 5' और 3' से जुड़ी है, इसको मैंने उल्टा करके इसके समानांतर कर दिया। तो एक धागा तो सीधा आएगा और एक उल्टा आएगा, प्रति आएगा, यानी इसके कौन क्या आएगा, प्रति आएगा। तो क्या होगा, प्रति समानांतर सिरा होगा। और क्या होगा, जैसे देखिए ये 3' और ये क्या होगा, यहाँ 5' होगा, 3' तथा दूसरा सिरा कैसा होगा, 5' होगा। तो क्या आपके इतनी बात समझ में आई? थोड़ी सी ये मुश्किल लग रही होगी, लेकिन ये समझ में आ जाएगी कि यहाँ ये 5' से जुड़ रही है, यहाँ 3' सिरे पे। ये तो आप समझ में आ गए होगी, यहाँ की 5वें कार्बन से शर्करा का जुड़ रहा है और यहाँ जो ये फास्फेट जुड़ रही है ये शर्करा के कौन से कार्बन से जुड़ रही है, 3' से जुड़ रही है। जबकि ये इस तरह से होगी, तो ये दूसरी जो ये रज्जू है, इसके समानांतर जो रज्जू जुड़ेगी वो उल्टी होगी। यानी ये इस तरह से जुड़ रही है तो वो नीचे से जुड़ेगी ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जुड़ेगी, ठीक है। तो क्या होगी, प्रति समानांतर। इसीलिए समानांतर है लेकिन क्या है, प्रति है, एक दूसरे का सिरा उल्टा है, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों रज्जू एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है। अब देखो दोनों रज्जू जुड़ती है, किससे जुड़ती है, हाइड्रोजन बंध से। देखिए यहाँ मैंने बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को कि यहाँ हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होगी। जैसे ये नाइट्रोजन क्षार है, ये दूसरा नाइट्रोजन क्षार है, ये आपस में, जैसे यहाँ ए है टी है तो क्या है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगी। सी और जी है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगी। इस तरह से इस दोनों रज्जू के मध्य जो बंध होता है वो कैसा बंध होता है, वो आपका हाइड्रोजन बंध होता है। और यही हाइड्रोजन बंध एक डीएनए को क्या करवाता है, स्थायित्व प्रदान कराता है। स्टेबल, उसको स्थायी रखने का काम कौन करता है, हाइड्रोजन बंध। याद रखना, फास्फेट तथा शर्करा एक डीएनए का आधार बनाती है, जबकि अंतः भाग नाइट्रोजनिक क्षार बनाता है। और हाइड्रोजन बंध जो होता है वो क्या बनाता है, वो डीएनए को स्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए डीएनए पर आवेश कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि डीएनए पर आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। किसके कारण होता है, तो वो भी आप समझ लीजिए। जैसे देखो शर्करा के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, नाइट्रोजनिक क्षार के अंदर भी कोई आवेश नहीं है, जबकि आपके फास्फेट जो है, फास्फेट के अंदर जैसे देखिए यहाँ ऑक्सीजन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन पर हम जानते हैं कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसी नेगेटिव फास्फेट के कारण क्या है, डीएनए नेगेटिव चार्ज वाला होता है, ऋणात्मक चार्ज वाला होता है। पूछ लिया जाता है कि डीएनए पे जो चार्ज होता है, डीएनए पे जो ऋणावेश होता है वो किसके कारण होता है, तो फास्फेट के कारण क्या होता है, डीएनए पर ऋणात्मक चार्ज होता है, ठीक है। तो अब हम आगे देखने वाले हैं कि इसमें कितने नाइट्रोजन, एक यहाँ से लेकर यहाँ ये एक कुंडलन होगा।
जैसे ये देखो, ये इस तरह से ये कुंडलन आया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ एक क्या आया है कुंडलन, इसको एक कुंडलन कहेंगे या एक घुमाव कहेंगे। लिख लेना आप, मैंने लिखा नहीं है नीचे कि ये जो है ये क्या कहलाएगा, एक कुंडलन या एक घुमाव। क्या है, एक घुमाव। इस एक कुंडलन तथा एक घुमाव के अंदर यहाँ नोट डालकर लिख लीजिए नीचे कि एक कुंडलन तथा एक घुमाव में कितने नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं। तो आपके जो जोड़े में होते हैं जैसे ATCG, इस तरह से, जैसे एक ये हो गया दूसरा ये हो गया, इस तरह से इस एक कुंडलन में कितने जोड़ी नाइट्रोजनिक क्षार होगा, जोड़ी कहेंगे क्योंकि एक के सामने दूसरा है, यानी एक के अंदर कितने 2 नाइट्रोजनिक क्षार हो रहे हैं, तो कितने जोड़ी होगा, 10 जोड़ी नाइट्रोजनिक क्षार होता है। कितने, 10 जोड़ी नाइट्रोजनिक क्षार। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि एक कुंडलन तथा इस एक घुमाव में, डीएनए का ये जो एक घुमाव है, एक कुंडलन है, इसके अंदर कितने, 10 जोड़ी, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 और ये 10, जैसे मैंने ये 10 पूरे टोटल 10 क्या बना दिए हैं। जैसे जहाँ द्विबंध दिख रहा है वहाँ तो A और T जुड़ा होगा, जहाँ त्रिबंध दिख रहा है वहाँ क्या A और C और G जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा, C और G जुड़ा होगा, साइटोसिन और गुआनिन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो नाइट्रोजनिक क्षार कितने जोड़ी है, ये आपके 10 जोड़ी पाए जाते हैं। याद रखना, इस एक कुंडलन या एक घुमाव की लंबाई कितनी होती है, तो वो देख लीजिए, इसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, या फिर 3.4 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये दो जो ये एक जोड़ी ये हो गया नाइट्रोजनिक क्षार, और एक जोड़ी क्या है, ये दूसरा नाइट्रोजनिक क्षार। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2 नाइट्रोजनी, जैसे देखिए मैं पॉइंट बता रही हूँ, नोट डालकर आप पॉइंट लिख लीजिए। पहले पॉइंट में लिखिए कि एक घुमाव में, डीएनए के एक कुंडलन या एक घुमाव में 10 जोड़ी नाइट्रोजनिक क्षार पाए जाते हैं। आप ऐसे नहीं तो वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिए और साथ साथ में लिखते जाइए। ठीक है, कि डीएनए के एक कुंडलन या एक घुमाव में 10 जोड़ी नाइट्रोजनिक क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लिया। अब लिखिए दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में लिखिए कि एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम या कितनी, 3.4 नैनोमीटर होती है। कितनी, 3.4 नैनोमीटर होती है। ठीक है, फिर लिखिए कि आगे तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में लिखो कि 2 जोड़ी नाइट्रोजनिक क्षार के मध्य, 2 नाइट्रोजनिक क्षार के मध्य दूरी होती है कितनी, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर क्या होती है, 2 नाइट्रोजनिक क्षार के मध्य की दूरी होती है। एक डीएनए का व्यास यहां से लेकर ये यहां तक की दूरी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर होती है। कितनी, 2 नैनोमीटर कह दो या 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये तो थे इसके पॉइंट। ये सब चीज किसने बताई थी, ये वाटसन तथा क्रिक ने बताई। ये दूरी वगैरह और ये इसके आधार कौन बनाती है, अंतःभाग कौन बनाता है, कैसा होता है, प्रतिसमांतर होती है दोनों रज्जू, ये सब की सब बात किसने बताई थी, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा बताई गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डीएनए कुंडली की पैकेजिंग। अब जैसे देखिए मैंने कहा कि आपकी एक कोशिका, आपके शरीर की एक कोशिका, इस अंगुली के अंदर आप छोटा सा देख लो उठा के, ऐसे तो नहीं, जैसे क्या होगा कि एक कोशिका यदि हम निकाल लेंगे, जो अपनी आंखों से भी दिखाई नहीं देती है, उसके अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए होता है, जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जिस कोशिका को, उस कोशिका के अंदर डीएनए कितना पाया जाता है, 2 मीटर लंबा, 2.2 मीटर या 2 मीटर लंबाई का क्या पाया जाता है, एक कोशिका के अंदर डीएनए पाया जाता है। तो आप सोचिए वो डीएनए किस तरह होगा, या वो इसी तरह से, जैसे मैं कहूँगी कि आप जैसे पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, पतंग उड़ाते हैं तो कितनी, आपको मान लिया आपको 2 किलोमीटर दूरी तक पतंग उड़ानी है। ठीक है, तो उस धागे को आप अपनी मुट्ठी में किस तरह से ले सकते हो, किस तरह से ले सकते हो,
आप उस चरखी के ऊपर उस धागे को लपेट कर, उस चरखी के ऊपर धागे को लपेट कर आप क्या है पतंग को उड़ाते हैं। 2 किलोमीटर लंबे धागे को पहले पलेटते हो और फिर क्या है लपेट कर आप उस पतंग को धीरे धीरे उड़ाते चले जाते हो। तो जो 2 किलोमीटर दूरी तक हम देख नहीं सकते उसको हम अपनी मुट्ठी के अंदर रखते हैं। उसी तरह से आपके शरीर के अंदर शरीर की एक छोटी सी कोशिका जो हम आंखों से नहीं देख सकते, उसके अंदर क्या है 2.2 मीटर या 2 मीटर धागा जो डीएनए है वो क्या है समाया हुआ रहता है। वो किस तरह से समाया रहता है, वो चरखी कौन है लपेटने वाली, तो आइए हम देखते हैं वो चरखी क्या है, जिसे कहते हैं डीएनए कुंडली की पैकेजिंग। इस तरह से ये 2.2 मीटर लंबा धागा होगा और उस धागे को किस तरह से चरखी पर लपेटा जाएगा, तो वो देखिए। आपने नाम सुना होगा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होती है आपके कितने 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती है। कितने प्रकार की होती हैं 5 प्रकार की। एक बार हिस्टोन प्रोटीन को समझिए, फिर मैं बताऊंगी कि ये किस तरह से कुंडलन जो है डीएनए का वो हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा रहता है। वो चरखी का काम कौन कर रही है, हिस्टोन प्रोटीन कर रही है। वो हम पूरी बात समझेंगे, उससे पहले आप एक बार थोड़ा सा समझिए कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है। तो देखिए हिस्टोन प्रोटीन कितने 5 प्रकार की होती हैं। प्रोटीन जैसे नाम तो सुना है, प्रोटीन अमीनोमल से बनी है, वैसे ही हिस्टोन प्रोटीन भी क्या है अमीनोमल से मिलकर बनी है। जैसे लाइसिन अमीनोमल है उसके अंदर, और भी आर्जिनिन भी अमीनोमल पाया जाता है, उसी से मिलकर क्या बनी हुई है हिस्टोन प्रोटीन बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की है। कौन कौन से, H1, H2A, H2B, H3, H4, ये 5 प्रकार की क्या होती है हिस्टोन प्रोटीन होती है। देखिए H1 इस तरह से ये होगी, ये इस प्रकार से गोल रूप में, ठीक है। ये 5 प्रकार की क्या है हिस्टोन प्रोटीन है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि H ये इस तरह से ये 4 जुड़ जाएगी, ये आपस में किस तरह से जुड़ जाएगी, ये एक ये और एक ये। जैसे मैंने 4 क्या है 4 जो कांच की गोलियां होती है ना वो आप रखे देख लीजिए, एक इधर एक इसके जस्ट पीछे, सामने से 2 ही दिखेगी, जस्ट उसके पीछे रखूंगी तो ये सामने से और ये इसके आगे रखी हुई होती है। ठीक है, जैसे ये हो गई H2A, H2B और H3, H4। साइड में ये लगी होगी इन दोनों के कौन सी H1, साइड में कौन लगी हुई है H1। इस तरह से ये जुड़कर क्या करती है चरखी का काम करती हैं। और ये मैंने डीएनए का धागा लिया है, ये जो डीएनए का धागा है ये इसके ऊपर इस तरह से लिपटा रहता है। किस तरह से, ये डीएनए का जो है ये धागा इसके ऊपर लिपटा रहता है। ठीक है, ये पांचों हिस्टोन प्रोटीन जुड़कर एक क्या बना लेती है, ये इकट्ठी हो जाती है और इसके ऊपर क्या जुड़ जाता है, इसके ऊपर ये डीएनए जुड़ जाता है। इस पूरी संरचना को, इस डीएनए तथा इसके अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन है, इस पूरी संरचना को हम क्या कहेंगे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। अब देखो, अब आप न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोसोम को मिला मत देना क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड हैं। न्यूक्लियोसाइड, हमने क्या न्यूक्लियोसाइड पढ़ा था, न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था, जब हमने क्या है न्यूक्लियोसाइड भी पढ़ा था। किस तरह से, जैसे मैंने क्या कहा न्यूक्लियोसाइड क्या है PSN है, क्या है PSN क्या है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोसाइड मैंने क्या बताया था कि जब फास्फेट हट जाती है, यानी शर्करा तथा नाइट्रोजनिक क्षार को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जबकि यहाँ ये क्या है न्यूक्लियोसोम तथा न्यूक्लियोसाइड को अलग अलग ही समझना, एक ही मत समझ लेना। देखिए न्यूक्लियोसोम तो क्या है हिस्टोन प्रोटीन तथा इसके ऊपर लिपटी हुई कौन डीएनए की कुंडली, ठीक है। और जबकि न्यूक्लियोसाइड क्या है कि शर्करा तथा नाइट्रोजनिक क्षार जो आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इस एक को मैंने क्या कह दिया न्यूक्लियोसोम कह दिया। तो हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए ये इसके ऊपर चार्ज कैसा है ऋणावेश है। और यदि पूछ ले कि हिस्टोन प्रोटीन पर आवेश कैसा होता है, इसके ऊपर धनात्मक होता है। कैसा चार्ज होता है, धनात्मक होता है। तभी तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि जो विपरीत आवेश होता है उसके मध्य क्या होता है आकर्षण होता है।
ठीक है। जैसे हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज कैसा है, धनात्मक है, जबकि यहाँ डीएनए पर चार्ज कैसा है, ऋणात्मक है, जिसके कारण ये एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर क्या है, लिपटे रहते हैं। ठीक है, इस एक संरचना को मैंने क्या कहा, न्यूक्लियोसोम कहा। अब देखिए एक कोशिका के अंदर किस तरह से ये जो डीएनए का धागा है किस तरह से रहता है, वो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा ये एक कोशिका है, इस कोशिका के केंद्रक के अंदर ये एक कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली बाहर की तरफ। ठीक है, इसके अंदर इस तरह से क्या होता है, इसके अंदर इस तरह से आनुवंशिक पदार्थ भरा पड़ा रहता है। ठीक है, हमने क्या देख लिया, ये हिस्टोन प्रोटीन, ये एक मैं एक गोले के रूप में ही बना देती हूँ, ये 4 और इसके साथ में एक, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। और इसके ऊपर क्या लिपटी हुई है, इसके ऊपर क्या भी लिपटा हुआ है, धागा, किसका, डीएनए का धागा, डीएनए का कुंडलन। इसी तरह से दूसरी हिस्टोन प्रोटीन होगी, यहाँ दूसरी हिस्टोन प्रोटीन, इसके ऊपर क्या लिपटा होगा, इसके ऊपर लिपटा होगा कौन, डीएनए का धागा। इसी तरह से फिर दूसरे के ऊपर जाकर लिपटता है, इसी तरह से फिर यहाँ से इस तरह से लिपट जाता है। ठीक है, ये बीच में क्या है, हिस्टोन प्रोटीन, और इसके ऊपर क्या लिपटा हुआ है, डीएनए का धागा, और ये धागा फिर आगे जाकर लिपटा रहता है। मैंने बोल दिया कि ये कितना, यहाँ 1 मीटर होता है, ये इतना लगभग 1 मीटर होता है, ये 1 मीटर, ये इसके बाद 1 मीटर और फिर 2.2 मीटर, यानी इतना, और तो इतना सारा लंबा, मैं कह दूंगी कि इतने मेरे दोनों हाथ है, इतना लंबा डीएनए, बिल्कुल जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, ये किस तरह से लिपटा रहता है, इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा रहता है। ये क्या होती है, जैसे ये मैंने कह दिया हिस्टोन प्रोटीन, और इसके ऊपर इस तरह से लिपटा रहता है, जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, जैसे इतना ये बना हुआ है कौन, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिड। क्या कहेंगे, क्रोमेटिड। याद रखना, ये इंग्लिश नाम ही याद रख लेना, चाहिए याद रहेगा। और इसको हिंदी में बोला जाता है अर्धगुणसूत्र। अर्धगुणसूत्र क्या कहेंगे, अर्धगुणसूत्र। अब देखिए यहाँ बीच में एक और प्रोटीन होती है जिसको क्या कहते हैं, यहाँ एक बीच में और होती है जिसको क्या कहेंगे, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। और इससे क्या है, काई प्रोटीन। ये किससे मिलकर बनी होती है, किससे बनी होती है, ये यहाँ काई प्रोटीन से मिलकर कौन बनी होती हैं, काइनेटोकोर। एक ये जगह है, एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम काइनेटोकोर कहते हैं। किसके, इस क्रोमेटिड के एक भाग को हम काइनेटोकोर कहते हैं। और ये क्या है, काई प्रोटीन से बना होता है, काई प्रोटीन से बना होता है। बस सिर्फ यहाँ इतना याद रखो, अब और आगे मैं बताने वाली हूँ। जैसे एक ये बन गई, इस तरह से कई सारे टुकड़ों के रूप में होंगे। जैसे ये एक दूसरा, ये एक और बना दिया। ये क्या बना दिया मैंने, ये एक क्रोमेटिड बनाया और ये दूसरा क्रोमेटिड बनाया। इसके अंदर भी यहाँ क्या होगी, काई प्रोटीन होगी, इसके अंदर भी क्या होगी, काई प्रोटीन होगी। ये एक क्या है, क्रोमेटिड। ये एक क्या है, अर्धगुणसूत्र। ये क्या है, दूसरा क्रोमेटिड, दूसरा अर्धगुणसूत्र क्रोमेटिड। ठीक है, ये कहाँ से जुड़ते हैं, ये दोनों काइनेटोकोर से आपस में जुड़ते हैं। जैसे मैं यहाँ से हटाकर बता देती हूँ, ये यहाँ से आकर एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे यहाँ बना देती हूँ, ये इसका काइनेटोकोर, ये इसका काइनेटोकोर, ये आपस में क्या है, पास में नज़दीक आ जाते हैं एकदम। इस तरह से एकदम नज़दीक ही बना देती हूँ। ये एकदम नज़दीक आ गए। तो देखिए ये एक क्रोमेटिड और ये एक दूसरा क्रोमेटिड, ये पहला क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक पूर्ण गुणसूत्र। तो आई होप आपको समझ में आया है कि डीएनए क्या होता है और गुणसूत्र क्या होता है। नाम आपने सुना है, बहुत बार पढ़ा है, गुणसूत्र क्या है, डीएनए क्या है, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि किस तरह से गुणसूत्र जो है डीएनए से मिलकर बना होता है। तो अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा रहता है। इस एक को 5 जो हिस्टोन प्रोटीन है और 5 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो एक डीएनए लिपटा हुआ है, इस एक भाग को तो हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम।
ठीक है। इस तरह से कई सारे ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर एक रज्जु तो नहीं कहूंगी, इसको क्या कहूंगी, एक भाग, इसको ये मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिड। ये क्या, एक क्रोमेटिड बनाते हैं, यानी अर्धगुणसूत्र बनाते हैं। ठीक है। इसी तरह से एक अर्धगुणसूत्र तथा दूसरे अर्धगुणसूत्र दोनों आपस में किससे जुड़ते हैं, ये दोनों एक काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, काइनेटोकोर। प्रत्येक अर्धगुणसूत्र में क्या पाया जाता है, यहाँ इसका ये काइनेटोकोर है और यहाँ इसका ये क्या है, काइनेटोकोर है। दोनों आपस में यहाँ से जुड़ते हैं और इस भाग को, इस पूरे भाग को क्या कहेंगे, इस पूरे भाग को गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, गुणसूत्र बिंदु। तो अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि गुणसूत्र बिंदु क्या है। इसकी काई प्रोटीन है ये, यहाँ इसकी काई प्रोटीन है, दोनों काई प्रोटीन मिलकर क्या बना रही है, गुणसूत्र बना रही है, काइनेटोकोर बना रही है। ठीक है। ये अर्धगुणसूत्र और अर्धगुणसूत्र मिलकर क्या हो जाते हैं, पूर्ण गुणसूत्र हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, पूरा गुणसूत्र। अब आप कहोगे कि इस तरह से तो हम संरचना नहीं बनाते, तो किस तरह से, ये इस तरह से तो बनाते हो ना, ये एक अर्धगुणसूत्र, ये दूसरा अर्धगुणसूत्र। ठीक है। ये ऐसे होगा, ये एक गुणसूत्र और ये एक, ये क्या होगा, गुणसूत्र बिंदु। ठीक है। तो अब तो आपके समझ में आ गया। और इसी तरह से ये गुणसूत्र यहाँ क्या रहते हैं, इस डीएनए के, इसके वो सॉरी कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक है। कहाँ, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। संघनन अवस्था में हम कहते हैं कि जो कोशिका है वो कोशिका संघनन अवस्था में होती है, कोशिका का केंद्रक संघनन अवस्था होता है। वो कैसा होता है, वो होता है कि ये जो गुणसूत्र है, ये जो अर्धगुणसूत्र है, अर्धगुणसूत्र यहाँ से आपस में जुड़कर एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं। इस तरह से जाल जैसी संरचना बना लेते हैं, उसको कहा जाता है क्या, संघनन अवस्था। और इस पूरे जाल को हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या कहेंगे, क्रोमेटिन जाल कहेंगे। ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है, बाकी हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। फिर हमने देखा डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई, फ्रेडरिक मिस्र के द्वारा की गई। फिर हमने क्या देखा था कि इसका नाम, न्यूक्लिन नाम किसने दिया, फ्रेडरिक मिस्र ने ही दिया था। ठीक है। फिर देखिए एक एक्सरे विवर्तन, विल्किंसन तथा आपके फ्रैंकलिन ने क्या है, एक्सरे विवर्तन दिया था। ठीक है। और डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। वाटसन और क्रिक ने क्या बताया था, वाटसन और क्रिक ने यह बताया था कि डीएनए जो है वो दो रज्जुओं से मिलकर बना है, दोनों रज्जु आपस में कुंडलन रूप में होती है। ठीक है। और कुंडलन जो है, एक घुमाव जो है, एक घुमाव की लंबाई है वो कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम है या 3.4 नैनोमीटर है। जबकि दो नाइट्रोजनिक क्षार के मध्य की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 क्या होती है, नैनोमीटर होती है। डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम कह दो या फिर 2 नैनोमीटर कह दो। ठीक है। एक डीएनए का आधार कौन बनाती है, तो नाइट्रोजनिक क्षार तथा आपके फास्फेट तथा शर्करा, सॉरी नाइट्रोजनिक क्षार नहीं, फास्फेट तथा शर्करा क्या बनाती है, डीएनए का आधार बनाती है। डीएनए की रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं, वो बनाती है। जबकि डीएनए का अंतः भाग कौन बनाता है, अंतः भाग आपका नाइट्रोजनिक क्षार बनाता है। ठीक है। दोनों रज्जु आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़ती है और उसी हाइड्रोजन बंध के कारण डीएनए क्या होता है, स्थायी होता है, स्थायित्व बनाए रखता है। ठीक है। कौन, हाइड्रोजन बंध उसका स्थायित्व बनाए रखता है। एक डीएनए पर आवेश कैसा होगा या डीएनए पर चार्ज कैसा होगा, तो ऋणात्मक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। किसके कारण होता है, तो आपके फास्फेट समूह के कारण क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। फास्फेट समूह के कारण फास्फेट की ऑक्सीजन पे कैसा ऋणात्मक चार्ज पाया जाता है, उसी वजह से डीएनए का चार्ज कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है। फिर हमने उसके बाद की एक, दोनों रज्जु एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है, दोनों रज्जु आपस में क्या होती है, एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं। ठीक है। फिर हमने देखी डीएनए कुंडली की पैकेजिंग। पैकेजिंग यानी पैक करना। जैसे देखिए क्या है कि हम क्या करते हैं, पैक करते हैं, डिब्बे के अंदर कोई सामान पैक करते हैं, उसी प्रकार से डीएनए को किस तरह से पैकेज किया जाता है। तो सबसे बेस्ट उदाहरण याद रखना आप, पतंग को याद रखना कि पतंग हम 2 किलोमीटर लंबी दूरी तक एक पतंग के धागे को हम किस तरह से 2 किलोमीटर लंबी हम पतंग को उड़ा सकते हैं कि वो धागा जो है वो हम चरखी पर लपेटते हैं। तो चरखी हमारी क्या होगी, हिस्टोन प्रोटीन होगी और इसके ऊपर लिपटा हुआ धागा क्या होगा, डीएनए होगा। कि एक कोशिका के केंद्रक के अंदर, मैं क्या बोल रही हूँ, एक कोशिका के केंद्र के अंदर कितना लंबा
डीएनए पाया जाता है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। ठीक है, 2.2 मीटर लंबा क्या होता है, डीएनए होता है, और वो लिपटा रहता है, पैकेजिंग होती रहती है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज कैसा होता है आपका, धनात्मक चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, फिर ये दोनों हिस्टोन, पांचों हिस्टोन प्रोटीन तथा इसके ऊपर लिपटा हुआ डीएनए जो होता है वो एक भाग क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से कई सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या बनाते हैं, एक क्रोमेटिड बनाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा क्रोमेटिड भी बनता है। दोनों क्रोमेटिड आपस में काई प्रोटीन होती है, इसकी भी काई प्रोटीन है, इसकी भी काई प्रोटीन है, यहाँ से जुड़ते हैं और इस एरिए को क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहते हैं या काइनेटोकोर कहते हैं। इस तरह से ये जो गुणसूत्र है ये एक कोशिका के संघनन रूप में होते हैं, जाल रूप में पाए जाते हैं। उसी जाल को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, और यही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है वो क्या जाता है, एक कोशिका का डीएनए वाला पार्ट, ये जो है वो क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ये हम पढ़ते हैं और पूरा डिटेल से हम आगे किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, हम क्या बोलते हैं कि वंशागति जो होती है, वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, वो हम पूरा का पूरा इसी अध्याय के अंदर आगे पढ़ेंगे, आनुवंशिकी वाले चैप्टर में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मैं बताऊंगी। तो देखिए क्वेश्चन का क्या है, देखिए हम जानते हैं कि फास्फेट प्लस शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो अब आप लोगों को इसके अंदर जैसे देखिए फास्फेट को पी से लिख रही हूं, शर्करा मैं यहां ले रही हूं डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और नाइट्रोजनी क्षार में ले रही हूं एडिनिन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका न्यूक्लियोटाइड बनाना है। कि न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा, फास्फेट डीऑक्सी राइबोज शर्करा और साथ में नाइट्रोजनी क्षार मिलकर, एडेनिन मिलकर कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, उस न्यूक्लियोटाइड का नाम बताना है आपको। ठीक है, फिर मैं दूसरा ले रही हूं फास्फेट प्लस राइबोज शर्करा, और अब की बार मैं ले रही हूं नाइट्रोजनी क्षार यूरासिल। कौन सा, यूरासिल। अब यहां कौन सा बनेगा न्यूक्लियोटाइड, अब आप बताइए, यूरासिल, फास्फेट, राइबोज शर्करा, यूरेसिल, यहाँ कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनेगा। जैसे देखिए डीऑक्सी राइबोज शर्करा तो किस में होती है, डीएनए में, राइबोज शर्करा किस में होती है, आरएनए में। तो आप लोगों को ये दोनों यहाँ न्यूक्लियोटाइड बनाकर बताना है। ये है आज का आपका क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते रहिए आप, पूरा का पूरा जो मैंने बताया उसका नोट्स बना लीजिए, और आज मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी इसकी पीडीएफ, कल वाला जो है उसकी भी डाल दूंगी और आज वाले की भी डाल दूंगी। ठीक है, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को उत्तरोत्तर आप बढ़ाते रहिए। ठीक है, ओके, टेक केयर।